हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज का पॉइंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बुक से नोट्स तो बना लेते हैं, बट वो क्या इतने लेंदी हो जाते हैं कि उन्हें फिर रिवाइज करने का, उन्हें रिविज़न करने का फिर मन नहीं करता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो नोट्स आप इस तरीके से बनाइए कि वो देखने में अट्रैक्टिव तो लगे, साथ ही साथ उनको पढ़ने का भी मन करे। ठीक है। तो कुछ ट्रिक है, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन के लिए इस तरीके के नोट्स क्या होते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है कि एग्जाम के लास्ट टाइम पे, यानी 1 से 2 दिन पहले आप इसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। लेंदी अगर रहेंगे नोट्स तो क्या होंगे, एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। केवल देख देख के ही आपको इतना ओवर टेंशन होने लगेगा कि आप सोचेंगे कि कैसे ये रिवाइज करें, कैसे कंप्लीट करें। मैं अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रही हूँ, जिस तरीके से आप बनाएंगे तो क्या होगी कि नोट्स बहुत ही शॉर्ट में बनेंगे और आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। ठीक है। पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए नोट्स के कि कैसे ये नोट्स जो है वह मैंने बनाए हैं। अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को भी पहुँचे और वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है। इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। ये मेरा तरीका है बनाने का। बाकी आप लोग जिस तरीके से बनाना चाहें, जिस तरीके से आपको अच्छे से याद हो, मैं वही कहूँगी कि जिस तरीके से भी आपको अच्छे से याद हो आप वैसे ही बनाएगा। बहुत लोगों को क्या होता है, लेंदी नोट्स ही अच्छे लगते हैं और वो वैसे ही याद करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के लिए वो तरीका सही है। बट क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि कम मैटर ज़्यादा रहे, लेकिन चीज़ें कम में लिखी रहे, फिर भी हमें ज़्यादा चीज़ें मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम में हम लोग याद कर सकें। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन। आप लोग न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट नोट्स बनाते समय एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग फिर अपने नोट्स को शॉर्ट में बनाइए। इससे क्या होगा कि जब आप नोट्स उठाएंगे तो आपको चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली, अगर आप केवल अपना उसका वर्ड देखेंगे तो आपको वो चीज़ ध्यान में आ जाएंगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। ठीक है। जैसे पोषण क्या होता है, पोषण आप सब लोग जानते हो कि जो भी भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए अच्छे हों, वही क्या होते हैं, पोषण होते हैं। ठीक है। तो इनको लिखने की बार बार ऐसा ज़रूरत नहीं है। पोषण क्या है, उसका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेट हो गया, बस बात खत्म। ठीक है। कोई हमें जो है वो ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए, पोषण की 2 स्थितियाँ होती है, सुपोषण और कुपोषण। इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सुपोषण, जिनसे सारे पोषक तत्व हमें दैनिक भोज्य पदार्थ से हमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो मिल जाते हैं। जो भोज्य पदार्थ, वही क्या होते हैं, पोषक तत्व से युक्त भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो सुपोषण की श्रेणी में आता है। अब देखिए, कुपोषण में भी क्या है, 2 चीज़ें आती हैं, एक तो अल्प पोषण, दूसरा अति पोषण। ठीक है। अति पोषण भी ध्यान दीजिएगा कि कुपोषण की ही श्रेणी में आता है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि अति पोषण भी कुपोषण की श्रेणी में आता है। आप बस इस तरीके से बनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। पोषण क्या है, पोषण की 2 स्थितियां हैं, सुपोषण और कुपोषण। कुपोषण की भी 2 स्थितियां हैं, एक अल्प पोषण, एक अति पोषण। अल्प पोषण में जिसमें कि जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए वो अल्प पोषण कहलाता है। अति पोषण क्या कहलाता है, अति पोषण कहलाता है कि जिस भोज्य पदार्थ में आवश्यकता से ज़्यादा, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट से आवश्यकता से ज़्यादा जो न्यूट्रिशन रहते हैं वो अति पोषण की श्रेणी में आता है। और ध्यान दीजिए, अति पोषण भी कुपोषण की श्रेणी में ही आता है। इससे बहुत सारे जो है वो डिजीजेज, रोग जो है वो हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक चीज़ एकदम क्लियर हो गई। ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, इसी में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल गए होंगे। अब देखिए, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, बेसिकली 6 पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन और जल। तो ये इस तरीके से हम लोग लिख लें तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है, वसा एक पोषक तत्व है। पोषक तत्व लिखा हमने, इस तरीके से बना लिया, सारे पोषक तत्व हो गए। अब इन सबको एक एक में डिटेल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रोटीन लिया है। ठीक है। प्रोटीन क्या है, एक पोषक तत्व है। प्रोटीन का देखिए मैंने कैसे अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिसमें कि बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वह इससे बन जाएंगे। सबसे पहले प्रोटीन लिख लिया। अब देखिए, ग्रीक भाषा के प्रोटियास, अब बार बार ये लिखने की जरूरत है कि प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियास शब्द से बना है। ज़रूरत क्या है, हमें कोई ऐसे लिखना है नहीं। अब बस लिख लीजिए ग्रीक भाषा प्रोटियास, बस बात खत्म। खोज कब हुई, 1838 ईस्वी में किसने की थी, मुल्डर ने की थी। ये क्या है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें किस किस चीज़ का सम्मिश्रण है, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
एक इसका मुख्य अंश है नाइट्रोजन, जो कि इसको बाकी पोषक तत्वों से अलग करता है। बाकी सारे पोषक तत्व आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मिलेंगे, लेकिन नाइट्रोजन ही एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि केवल प्रोटीन में पाया जाता है, इसीलिए यह थोड़ा इसको अलग कर देता है। ठीक है, तो इसका मुख्य अंश क्या है, नाइट्रोजन हो जाता है। तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सरलतम इकाई क्या है, अमीनो अम्ल, यानी सब पेट में जाकर सबसे सरल इकाई यानी अमीनो अम्ल में टूट जाता है और फिर डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे प्रोटीन खोज। ठीक है, प्रोटीन किससे बना है, ग्रीक भाषा से प्रोटोस से। खोज किसने की थी, मुल्डर ने की थी। कार्बनिक यौगिक है, मुख्य अंश नाइट्रोजन और सरलतम इकाई अमीनो एसिड। अब देखिए यहाँ तक प्रोटीन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मिल जाएंगे। अब देखिए इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लासिफिकेशन देखिए क्या है, संपूर्ण प्रोटीन। संपूर्ण प्रोटीन, इसमें सारे आवश्यक अमीनो अम्ल, जिसमें कि जिस पोषक तत्व में सारे आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं वही संपूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। तो संपूर्ण प्रोटीन में क्या आता है, तो दूध, सोयाबीन और राजमा, ये क्या है, ये संपूर्ण प्रोटीन है। अब आंशिक रूप से संपूर्ण प्रोटीन, जिसमें कि कुछ पोषक तत्व, कुछ प्रोटीन के अमीनो अम्ल मिलते हैं और कुछ नहीं भी मिलते हैं। तो दाल, मेवा और अनाज, ये क्या है, आंशिक रूप से संपूर्ण प्रोटीन तत्व, पोषक तत्व। प्रोटीन जो है वह है, इसमें कुछ अमीनो अम्ल कम मात्रा में मिलते हैं। अब अपूर्ण प्रोटीन कौन सा होता है, अपूर्ण प्रोटीन, जिनमें कि प्रोटीन तो मिलता है लेकिन बट वो हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो वो अपूर्ण होता है। जैसे कि मक्का, फल और सब्जियां। फल और सब्जियों में प्रोटीन नहीं के बराबर जो है वह पाया जाता है। ठीक है, फल और सब्जियां विटामिन और मिनरल के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, आप लोगों को ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी इस तरीके के नोट्स। लास्ट मोमेंट के लिए इस तरीके के नोट्स ही बहुत ही बेनिफिशियल जो है वह होते हैं। अब देखिए ये संपूर्ण, अपूर्ण और आंशिक रूप से संपूर्ण प्रोटीन हो गया। अब देखिए सरल प्रोटीन क्या होता है। सरल प्रोटीन क्या होता है, वो सीधे क्या होता है, अमीनो अम्ल में टूट जाता है। तो कौन कौन से सरल प्रोटीन है, तो ग्लूटेलिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ये सारे सरल प्रोटीन है। प्रोलामिन और फाइब्रस, ये 5 जो है वह सरल प्रोटीन है। संयुक्त प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन यानी कि अन्य पोषक तत्वों के साथ मिलकर, ठीक है, अमीनो अम्ल, ये दोनों अमीनो अम्ल अन्य पोषक तत्वों के साथ मिलते हैं तब जाके संयुक्त प्रोटीन बनते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ ली। टेक्स्ट बुक से एक बार कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक बार इस तरीके से पढ़े रहेंगे, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़े रहेंगे और इस तरीके से नोट्स बनाएंगे, तो जब भी आप देखेंगे कि संपूर्ण प्रोटीन, देखते ही आपको माइंड में याद आ जाएगा, अच्छा संपूर्ण प्रोटीन ये होता है। ठीक है, आंशिक रूप से संपूर्ण प्रोटीन यानी कि कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं। एक बार पढ़ लिया तो इस तरीके से बना लिया, फिर उसके बाद अगर हेडिंग भी देखते हैं तो वो हमें अपने आप ही हमारे माइंड में वापस आ जाती है, रिकॉल हो जाता है। ठीक है, तो सरल प्रोटीन क्या होता है, संयुक्त प्रोटीन क्या होता है। अब संयुक्त प्रोटीन में क्या क्या आते हैं, तो देखिए ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन। न्यूक्लियर प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो न्यूक्लियर प्रोटीन। तो इस तरीके से लिखने की क्या ज़रूरत है कि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में न्यूक्लियर प्रोटीन पाया जाता है। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप संयुक्त प्रोटीन पे टिक करिए। संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत न्यूक्लियर प्रोटीन प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। इसी तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन रक्त के ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन दूध और अंडा में पाया जाने वाला संयुक्त प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन ये तो रक्त में पाया जाने वाला संयुक्त प्रोटीन है। तो इस तरीके से बनाइए, एक बार बना के देखिए, आई एम श्योर आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक ओवरव्यू ले लीजिए, देखिए इस तरीके से, एक देखिए ये इस तरीके से देखेंगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स है। ऐसे ज़रूर बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग। अब इसके काम देखते हैं कि प्रोटीन के कौन कौन से काम है। तो देखिए शरीर निर्माण का कार्य, टूट फूट की मरम्मत करना, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। कैसे होता है, तो देखिए रक्त के प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन प्लस थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, कौन सा प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन किसकी उपस्थिति में, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया, याद हो गया। अम्ल तथा क्षार को नियमित करता है हमारी बॉडी में। आगे देखते हैं, परासरण दाब को भी यानी कि ऑस्मेट प्रेशर को भी यह क्या करता है, कंट्रोल करता है और ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है। जब हमारे शरीर में वसा और कार्बोज की कमी हो जाती है तब हमें ऊर्जा किससे मिलती है, तो हमें प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। एक बार पढ़ लिया, इस तरीके से लिख लिया तो बार बार उसको जो है वह लेंदी नोट्स नहीं बनेंगे और आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए इसकी कमी से क्या प्रभाव होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि इसकी कमी से सूखा रोग, जिसे कि मरासमस भी कहते हैं, और क्वाशियोरकार रोग होता है। तो सूखा रोग यानी जो मरासमस होता है वो प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है, जबकि क्वाशियोरकार केवल प्रोटीन की कमी से होता है। ध्यान दीजिए किसको होता है, तो ये 6 से
सूखा रोग जो होता है 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चों में यह ज़्यादा होता है, जबकि क्वाशियोरकार रोग कब होता है? पहले बच्चे को होता है दूसरे बच्चे के जन्म के बाद। यानी पहला बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो, जल्दी से अगर दूसरा बच्चा हो जाता है तो पहले बच्चे पर ध्यान जो है वो कम देने लगते हैं पेरेंट्स, जिससे कि वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों को चीज़ें बहुत ही अच्छे से, आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए, ये तो मैंने अभी फूड एंड न्यूट्रिशन का एक पॉइंट उठाया है। अब मैं आपको मैनेजमेंट का एक पॉइंट दिखाती हूँ। देखिए, मैनेजमेंट का एक ये पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और हमेशा मुझसे ये पूछा जाता है, मैडम डेफिनेशन कैसे याद करें? डेफिनेशन याद करना टफ होता है। तो देखिए, मैं ये भी बताती हूँ कि पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर डेफिनेशन के कीवर्ड को, एक तो राइटर के नाम ध्यान दीजिए और उसके कीवर्ड को ध्यान दीजिए। बस राइटर के नाम और कीवर्ड आप एग्जाम में देखते ही आपको समझ में आएगा कि ये किसका है। ठीक है। तो ग्रॉस एवं क्रैंडल ने क्या बताया कि निर्णय करना अथवा विकल्प का चयन करना, क्रिया के विभिन्न क्रमों में से किसी एक क्रम का चुनना अथवा किसी का भी न चुनना है। यानी कि ग्रॉस एवं क्रैंडल ने यह माना है कि ऑप्शन बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक बेस्ट को हम लोग चुन लेते हैं, वही क्या हो जाता है, वही हमारा डिसीजन हो जाता है प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। तो किसी भी एक ऑप्शन का चयन करना क्या कहलाता है? डिसीजन मेकिंग कहलाता है। तो ये हो गया इनका कीवर्ड। निखिल एम डॉर्सी ने क्या माना है कि समस्या को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रिया विधि का चुनाव करना ही सम्मिलित है। तो इनका यह मानना है कि पहले क्या होती है समस्या क्या है। ठीक है। फिर क्या करना है, समस्या क्या है, समस्या को परिभाषित करना, खोज करना यानी विकल्पों की खोज करना, फिर उचित विकल्पों की तुलना, जितने भी विकल्प हैं समस्या के समाधान के, उन विकल्पों की आपस में तुलना करना और कौन सा विकल्प ज़्यादा उपयुक्त है उसको चुनना और किस विधि से हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं उसको समझना है। ठीक है। तो ये हो गया उनका कीवर्ड। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, जॉन डीवी ने क्या बताया है? जॉन डीवी ने बताया कि समस्या क्या है। इन्होंने 3 स्टेप बताए हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निर्णय, जॉन डीवी ने किसने जो है वह निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। इसी तरीके से ये पूछा गया है कि किसने निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। तो जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं, प्रॉब्लम, ऑप्शन और उसके बाद बेस्ट ऑप्शन का चयन करना। तो ये जॉन डीवी के अकॉर्डिंग है। अब देखिए, ओपम हिम ने कितने स्टेप बताए? इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं। समस्या की स्थिति, उपलब्ध विकल्प निश्चित करना और मूल्यांकन। अब इन सब को एक एक को डिटेल में लिखने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है आप लोग को लगता है? नहीं। जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप लोग वही आप लोग उसी को सिर्फ पढ़ेंगे, तब भी क्या होता है, मैक्सिमम नंबर हम लोग शॉर्ट में गेन कर पाते हैं। ठीक। अब इस सब को लिखने की क्या ज़रूरत, आप लोग को देख के ही समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन होंगी। यानी समस्या क्या है, उपलब्ध विकल्प यानी कि बेस्ट ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें से एक ऑप्शन निश्चित करना और फिर उनका मूल्यांकन करना। बस बात खत्म। ठीक है। अब देखिए, बस आप ध्यान रखिएगा कि किसने कौन कौन से और कितने स्टेप दिए हैं, ये तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। देखिए, कौन से ऑर्डिनल ने 6 स्टेप बताए हैं, ये इनके 6 स्टेप हैं, पढ़ लीजिए। ठीक। अब देखिए, ग्रॉस एवं क्रैंडल ने कितने विकल्प बताए? तो 5 विकल्प बताए और मेनली यही 5 विकल्प जो है हम लोग इसको ही यूज़ करते हैं। किसके? ग्रॉस एवं क्रैंडल को। इन्होंने बताया कि समस्या की परिभाषा यानी समस्या क्या है, फिर वैकल्पिक हल हो गया यानी कि कौन कौन से विकल्पों को हम लोग चूज़ कर, कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं उस समस्या के समाधान के लिए, फिर उन सारे विकल्पों के बारे में अच्छे से सोचना कि किनसे बेहतर रिजल्ट हमें मिल सकता है। ठीक है। और जिनसे हमें सबसे अच्छा रिजल्ट मिले उस एक विकल्प को चुनना, फिर जो भी अच्छा हो या बुरा उसका जो परिणाम हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके उत्तरदायित्वों को भी स्वीकार करना हमें आना चाहिए। ये किसका है? ये ग्रॉस एवं क्रैंडल का है। ठीक है। तो ये ग्रॉस एवं क्रैंडल ने कितने बताए हैं? तो 5 बताए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। इस तरीके से क्या है कि ये सारे देखिए राइटर के हमें डेफिनेशंस भी याद हो गए और किन किन लोगों ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं ये भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए, निर्णय के प्रकार। तो हर निर्णय को लिखने की क्या ज़रूरत है, इस तरीके से बना लिया, शॉर्ट में हो गया। देखिए, मुख्य निर्णय या बड़े निर्णय, ये क्या होते हैं? ये रिस्की होते हैं क्योंकि ये लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। लंबे समय के लिए बनाए जाने वाले निर्णय जो है वो हमेशा रिस्की ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग मकान लेना, गाड़ी लेना, घर बनाना, तो ये सब क्या है? ये सब बड़े निर्णय हैं हमारे जीवन के, ये सब बड़े निर्णय और ये ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। हर चीज़ हमारे ज़्यादा इसमें जो है वो वेस्ट होते हैं। छोटे निर्णय कम रिस्की होते हैं। अगर छोटे निर्णय से कुछ नुकसान भी होता है तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। उसी तरीके से सामूहिक निर्णय जो पूरे समूह द्वारा लिए जाते हैं, जैसे कि पारिवारिक निर्णय क्या होता है, वो सामूहिक निर्णय के अंतर्गत आता है।
ठीक है। और उसी तरह व्यक्तिगत निर्णय, जो कि केवल व्यक्ति अपने लिए लेता है, अपने फायदे के लिए, अपने नुकसान के लिए जो भी निर्णय लेता है वह व्यक्तिगत निर्णय कहलाता है और उसका जिम्मेदार वह खुद होता है। अल्पकालीन निर्णय, इसी तरीके से छोटे निर्णय की श्रेणी में ही अल्पकालीन निर्णय आता है जो कम समय के लिए लिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अल्पकालीन निर्णय के अंतर्गत शादी, विवाह, पार्टी, बर्थडे, ये सब क्या है, छोटे समय के लिए, एक बार के लिए लिए जाने वाले निर्णय हैं। दीर्घकालीन निर्णय अभी मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मकान बनवाना, गाड़ी लेना, ये सब क्या है, ये सब दीर्घकालीन निर्णय होते हैं और ये ज़्यादा रिस्की होते हैं। नियोजित निर्णय यानी जो प्लान्ड होते हैं, जिनके बारे में हम लोग पूर्व से पहले से ही सोच समझ के रखते हैं। और अनियोजित निर्णय, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे दुर्घटना हो गई, कोई बीमारी आ गई, कोई आकस्मिक चीज़ें घट गई, तो ये क्या हो जाता है, ये अनियोजित निर्णय के अंतर्गत आ जाते हैं। बस यहाँ तक चीज़ें याद कर लिया, डिसीजन मेकिंग के सारे पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए। अब बताइएगा आप लोग, ठीक, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा नोट्स बनाने का ये तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरीके के बेनिफिशियल नोट्स टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को देती रहूँगी, बस ज़रूरत है आप लोगों का एक्टिव होने की। ठीक है, आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर आपके सवालों के जवाब दूंगी। इसके लिए आप लोगों को इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होम साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट के इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो यूज़फुल होंगे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड डेली कराती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।